सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो गणतंत्र दिवस है इस पे आप संकल्प लें कि आगे आने वाले गणतंत्र दिवस तक, बोले तो 2022 का गणतंत्र दिवस आए, उस दिन आप किसी राजकीय कार्यालय में हो और वहां पे आप ध्वजारोहण करें। ये संकल्प है, ये आज आपको लेना है। और अपन लोग कक्षा 6 के अंदर जो आरबीसी वाली कक्षा 6 है उसकी अपन ने बुक ले रखी है सामाजिक विज्ञान की। और आज जो टेस्ट अपना है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, जिला प्रशासन, न्याय व्यवस्था, मतदाता जागरूकता एवं मतदान प्रक्रिया, इन 3 यूनिट का आज अपना टेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है नेवरी परिवार में, सभी का स्वागत। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, करते हैं अपन शुरू। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। ग्रामीण स्वशासन की इकाई है। 4 ऑप्शन यहां पे हैं: नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत। यानी ग्रामीण स्वशासन की इनमें से कौन सी इकाई है? 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। इनमें से नगर निगम है या नगर पालिका है, नगर परिषद है या ग्राम पंचायत। यानी स्वशासन दोनों प्रकार का हो सकता है, ग्रामीण भी और शहरी भी। तो इसका सही जवाब ग्राम पंचायत। बाकी ये तीनों हैं, ये कौन से हैं? तो ये भी स्वशासन से जुड़ा हुआ, लेकिन ये शहरी स्वशासन की इकाइयां हैं। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। संविधान में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पहला विकल्प कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था से, दूसरा नगरीय स्वशासन से, तीसरा 1 व 2 दोनों से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होना चाहिए बताइए, फटाफट से बताइएगा। इसका सही जवाब बिल्कुल सही दे रहा हूं। इसका सही जवाब होने वाला है पंचायती राज व्यवस्था। जबकि मित्रों आपसे ये पूछ लिया जाए कि 74वां संविधान संशोधन ये आपका कब हुआ था, तो याद रखेंगे 74वां संविधान किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे 74वां संविधान संशोधन ये आपका मित्रों संबंधित होगा नगरीय स्वशासन से। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता आपसे, मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था, इसमें संविधान संशोधन कौन सा याद रखना है? 73वां। और ये जो 73वां संविधान संशोधन था इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती जो पंचायती राज से संबंधित है। जबकि नगरीय स्वशासन इससे संबंधित जो आपका संविधान संशोधन 74वां, और यहां पे जो अनुसूची जोड़ी जाती है वो कौन सी? 12वीं। यानी 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची जोड़ेगी, 74वां संविधान संशोधन तो आप कहेंगे 12वीं अनुसूची जोड़ेगी। तीसरा ऑप्शन 1 व दोनों है नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा मित्रों, अगला जो प्रश्न आ रहा है तीसरा, वो आपके सामने इस प्रकार से आ रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? पहला विकल्प आपके सामने 2 अक्टूबर 1969 नागौर से, दूसरा ऑप्शन 2 अक्टूबर 1950 नागौर से, अपना पहला ऑप्शन था कि 2 अक्टूबर 1959 नागौर से 69, 2 अक्टूबर 1950 में नागौर से, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से, या 2 अक्टूबर 1979 में नागौर से। यानी पंचायती राज व्यवस्था ये कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, ये दोनों ही बातें आपको बतानी है। तो फटाफट से, मैं जहां तक समझता हूं आप सही जवाब मुझे दे देंगे। फटाफट से दीजिएगा कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था है ये कब शुरू हुई, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही जवाब इसका 69 मत करें, इसका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1959। और यहां पे विकल्प आ रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज। इसका मतलब 3 स्तर, एक स्तर जिला परिषद, एक पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत। साथियों, अगर अपन बात करें कि भारत में स्थानीय शासन, इसकी सबसे पहले शुरुआत कौन से साम्राज्य में? तो याद रखिएगा चोल साम्राज्य में। यानी स्थानीय स्वशासन
अपने भारत में सबसे पहले कौन से साम्राज्य में? चोल साम्राज्य में शुरू हुआ था। और अगर बात करते हैं शहरी क्षेत्र में, तो सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। अब प्रश्न यूं बनता है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इसकी शुरुआत भारत में किसके समय हुई? लॉर्ड मेयो के समय हुई। लेकिन इस स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो मित्रों याद रखिएगा, जो आपका लॉर्ड रिपन था, उन्हें कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। क्यों? क्योंकि 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को क्या दे दी थी? मान्यता दे दी थी। अब मित्रों आगे बात करते हैं कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला विकल्प वार्ड सभा, दूसरा ग्राम सभा है, पंचायत समिति है, जिला परिषद। हाँ, शेयर कर दीजिएगा, शेयर करने में कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप शेयर करते हैं और इस क्लास को अधिक से अधिक पहुंचाते हैं, तो आज रात को आपके लिए स्पेशल भारतीय संविधान सभा, संविधान क्या रहा, संविधान सभा कैसे बनी, ये आपकी मैराथन क्लास में लगा दूंगा। और इसको अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो फिर जैसा वैसा चल ही रहे। तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब जो होने वाला है साथियों, वो क्या होगा? गौर कीजिएगा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई ये होती है वार्ड सभा। क्या होती है? वार्ड सभा होती है, याद रखें। अगला प्रश्न आपके सामने कि ग्राम सभा का मुख्यतः सदस्य कौन होता है? यानी ग्राम सभा में कौन कौन लोग होते हैं इसके सदस्य के रूप में? पहला विकल्प है जो व्यक्ति साक्षर होता है वो, जो व्यक्ति अपराधी होता है वो है, जिसके पास कोई सरकारी पद होता है वो, या जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज होता वो। यानी इन चार में से आपको एक बताना है। पहला ऑप्शन है कि जो व्यक्ति साक्षर है वो, दूसरा है जो व्यक्ति अपराधी है वो, तीसरा है जिसके पास कोई सरकारी पद है वो, और चौथा है जिस व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज है वो। इन चार में से आपको एक जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा, यानी ग्राम सभा में गांव के सभी लोग नहीं आएंगे, ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता आएंगे। यानी उस ग्राम पंचायत के समस्त निर्वाचक आएंगे। निर्वाचक का मतलब जो निर्वाचन में भाग लेते हैं, जो किसी को चुनते हैं, जो किसी का निर्वाचन करते हैं, वो निर्वाचक। तो संबंधित पंचायत के सभी निर्वाचक हैं, वो संबंधित पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके सामने, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में होती है। पहला ऑप्शन 6 महीने में एक बार, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 3 महीने में एक बार, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है 4 महीने में, और उसके बाद पांचवा ऑप्शन है 5 महीने में एक बार। पहला क्या है कि ग्राम सभा की बैठक होती है 6 महीने में एक बार होती है, या 3 महीने में एक बार, वर्ष में 4 बार होती है। उसके बाद अगला है कि 4 महीने में एक बार होती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि 5 महीने में एक बार होती है। यानी ग्राम सभा की बैठक होती है 6 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। इसका सही जवाब, इसका सटीक जवाब होगा कि ग्राम सभा, ना कि ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूं मैं ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। तो मित्रों गौर कीजिएगा, ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में एक बार, यानी वर्ष में कितनी बार होगी? तो याद रखेंगे, वर्ष में 4 बार होगी। कितनी बार होगी? वर्ष में 4 बार होगी, याद रखना है। किसकी? ग्राम सभा की बैठक है, ये वर्ष में कितनी बार होगी? तो आपका उत्तर आएगा ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होगी। चलते हैं आगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक होती है, वो ग्राम सभा थी और ये ग्राम पंचायत। गुरुजी क्या फर्क होता है? अभी अपन ने पढ़ा ग्राम सभा। ग्राम सभा में आप यूं समझेंगे उस संबंधित ग्राम के सभी मतदाता हैं ग्राम सभा में, जबकि ग्राम पंचायत में पंच है, सरपंच है, उपसरपंच है, वो लोग आते हैं ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, इसका सही जवाब आपको देना है। तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत की बैठक होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 2 महीने में एक बार, 1 महीने में 2 बार, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार।
फटाफट से इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ग्राम पंचायत की बैठक होती है 2 महीने में एक बार होती है, या 1 महीने में 2 बार होती है, या 3 महीने में एक बार होती है, या 4 महीने में एक बार होती है। तो ग्राम पंचायत की बैठक होती है महीने में 2 बार। महीने में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। किसकी बैठक? ग्राम पंचायत की। चलिएगा आगे। अगला प्रश्न फिर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि नगरीय प्रशासन से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? अभी मैंने बताया था ग्रामीण जो प्रशासन था उससे संबंधित कौन सा था, तो आपने कहा 73वां संविधान संशोधन था। तो नगरीय प्रशासन से कौन सा है? 72वां है, 74वां है, 75वां है, या फिर 46वां संविधान संशोधन है? तो मित्रों गौर करेंगे, नगरीय प्रशासन, बिल्कुल आपका जवाब सही आ रहा है। नगरीय जो प्रशासन है उससे संबंधित कौन सा है? 74वां। ये दोनों के दोनों 1992 में माने जाते हैं, लेकिन ये पंचायती राज और नगर पालिका अधिनियम ये राजस्थान में कब लागू हुआ था? मित्रों गौर करना, अगर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में ये कब लागू होते हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू होते हैं। राजस्थान में कब लागू होते हैं? 23 अप्रैल 1994। अगला प्रश्न फिर आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी एवं सर्वोच्च इकाई कौन सी है? यानी जो आपका पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय कहते हैं अपन, इसकी तीसरी और सर्वोच्च इकाई है वो कौन सी है? पहला विकल्प है नगर निगम है, दूसरा कह रहा है नगर परिषद है, तीसरा कह रहा है जिला परिषद है, और चौथा कह रहा है कि पंचायत समिति है। यानी पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी एवं सर्वोच्च इकाई कौन सी है? पहला विकल्प नगर निगम, दूसरा नगर परिषद, तीसरा जिला परिषद, और चौथा ऑप्शन आ रहा है पंचायत समिति। तो साथियों गौर करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की जो तीसरी एवं सर्वोच्च इकाई है वो कौन सी है? वो कौन सी है? जिला परिषद है। सबसे नीचे नीचे कौन सा आता है? ग्राम पंचायत आएगा। ग्राम पंचायत से आगे जाते हैं पंचायत समिति है, और पंचायत समिति से जैसे आगे चलेंगे मित्रों तो कौन सा आएगा? जिला परिषद। यानी पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा इसकी सर्वोच्च इकाई जिला परिषद है। अगला प्रश्न है कि शहरी स्वशासन में प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या है? शहरी स्वशासन में प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मेयर कहते हैं, उसे महापौर कहते हैं, उसे पार्षद कहते हैं, उसे सरपंच कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी अभी कल और परसों चुनाव है और उसमें मेरी भी ड्यूटी है। 27-28 तारीख को नगर पालिकाओं के चुनाव है अपने राजस्थान में हो रहे हैं। तो वहां 27-28 चुनाव होंगे, शहरी स्वशासन के चुनाव हैं। इनमें प्रत्येक वार्ड के मतदाता, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जो मर्जी है, उसमें प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब आप सभी लोग सही दे रहे हैं, इसका सही जवाब पार्षद आएगा। क्या आएगा? पार्षद। उसके बाद अगली बात कि वार्ड सभा में शामिल होते हैं, वही ग्राम सभा वाली बात आ गई। यहां वार्ड के सभी लोग शामिल होते हैं, वार्ड के मतदाता शामिल होते हैं, या ग्राम पंचायत के सभी मतदाता शामिल होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही सटीक जवाब होगा वार्ड के मतदाता। जैसे ये एक वार्ड नंबर 2 है, अब इसकी जो वार्ड सभा होगी, इसका मतलब इसमें वार्ड के सभी लोग आएंगे नहीं। जो अवयस्क हैं वो नहीं आएंगे, जो वयस्क हैं, जिनके 18 वर्ष उम्र पूरी हो चुकी है और जो वोट देने का जिनके पास अधिकार है, तो वो क्या आएंगे? वो आपका इसमें शामिल हो जाएंगे। यानी याद रखेंगे, वार्ड सभा में वार्ड के सभी मतदाता शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना में शीर्ष पर कौन है? वही बात भाई, ग्रामीण में जिला परिषद है। ग्रामीण में भी अपन ने देखा था क्या कि नंबर नीचे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति, बाद में जिला परिषद। उसी प्रकार मित्रों शहरी स्वशासन की जो त्रिस्तरीय संरचना है, इसमें शीर्ष पर कौन है? पहला ऑप्शन नगर पालिका, दूसरा नगर निगम, तीसरा नगर परिषद, और चौथा कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए बताएं जरा? इसका सही जवाब है नगर निगम। सबसे निचले स्तर पे होती है नगर पालिका, उसके बाद में नगर परिषद, और सबसे ऊपर कौन सा होता है? नगर निगम। आगे चलिएगा,
स्थानीय स्वशासन निम्नलिखित में से एक कार्य करता है? शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन कौन सा कार्य करेगा? बताइए जरा कि स्थानीय स्वशासन कौन सा कार्य करेगा? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक केंद्रीकरण करता है, या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करता है, या लोकतंत्र का विस्थापन करता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। देखिएगा, दो मुद्दे में बता दूं, उसके बाद आप आंसर बता देना। केंद्रीकरण का मतलब तो होता है शक्तियों का एक जगह आना, यानी सभी प्रकार की शक्तियां हैं ये एक जगह आ जाएं, इसे कहते हैं केंद्रीकरण। और शक्तियों का बंटवारा इसके उल्टा हो जाए, शक्ति है इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, यानी शक्तियों का बंटवारा जब हो जाए उस स्थिति को विकेंद्रीकरण कहते हैं। अकेले प्रधानमंत्री से देश नहीं चल सकता, अकेले मुख्यमंत्री से राज्य नहीं चल सकता, अकेले आपके जिला प्रमुख से जिला नहीं चल सकता, अकेले प्रधान से पंचायत समिति नहीं चल सकती, और अकेले सरपंच से ग्राम पंचायत नहीं चल सकती। तो फिर हर चीज के नीचे क्या है? सत्ता है, ये बिखरी हुई है, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। और ये जो स्थानीय स्वशासन है ये क्या करेगा? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। यानी भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब से होती है? तो मित्रों गौर करेंगे, लॉर्ड मेयो के समय शुरुआत हुई थी, जो एक अपने आप में असफल रही अपन मान सकते हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण का जनक अपने किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को। जनक की बात आ रही है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे रिपन को कहते हैं। लेकिन आपसे यह कहा जाए पंचायती राज का जनक किस पीएम को कहा जाता है? तो राजीव गांधी को। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो संविधान संशोधन हुए 73वें 74वें, इनकी जो पृष्ठभूमि थी वो राजीव गांधी जी के समय ही बनती है। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है कि ग्राम पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का पदेन सचिव ये कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, या अकेला विकास अधिकारी, या सरपंच? सही जवाब इसका होगा ग्राम विकास अधिकारी, जिसे अपन लोग ग्राम सेवक के रूप में जानते हैं। उन्हीं ग्राम सेवक महोदय का अब नाम हो गया ग्राम विकास अधिकारी, VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का एक कार्य कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायत का इनमें से कार्य नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्ध करवाना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, महानरेगा का संचालन करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना। इनमें से एक काम ग्राम पंचायत का नहीं है। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो फटाक से उत्तर दे देंगे, और नहीं पढ़ा है तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका होगा चौथा ऑप्शन, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ये काम किसके हाथ में होता है? वैसे पंचायत समिति के हाथ में। किसके हाथ में? पंचायत समिति के हाथ में होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न, जिला परिषद के प्रशासनिक ढांचे में कौन शामिल है? यानी राजनीतिक ढांचे की बात करते हैं तो जिला प्रमुख है, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में कौन है? तो यहां पे चार विकल्प हैं, ग्राम विकास अधिकारी, जिला प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इनमें से कौन है? सही जवाब प्रशासनिक ढांचा है, राजनीतिक नहीं है। यानी जिला प्रमुख होता है, ये तो राजनीतिक है। ये क्या है? राजनीतिक। बदल जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी तीन है ये कभी नहीं बदलते हैं। तो याद रखिएगा, ग्राम विकास अधिकारी ये ग्राम पंचायत के प्रशासनिक स्तर पे होता है, खंड विकास अधिकारी ये पंचायत समिति पे होता है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे अपन CEO कहते हैं, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर कहते हैं, ये कहां होता है? जिला परिषद। तो जिला परिषद के प्रशासनिक ढांचे में सर्वोच्च स्तर पे कौन? तो याद रखिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। चलें आगे चलते हैं। अगला है, ग्राम पंचायत समिति के मुखिया का चुनाव होता है। पंचायत समिति का मुखिया जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। प्रधान जो राजस्थान है वही प्रधान। यानी पंचायत समिति के मुखिया का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव। क्या जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है, या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, या सीधा जनता द्वारा होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सीधे जनता नहीं करती है, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। यानी जनता क्या काम करती है, जैसे मान लीजिएगा ये कोई एक पंचायत समिति है और उसमें 25 मेंबर हैं। अब 25 मेंबर हैं, 25 सदस्य हैं और इन 25 सदस्यों का चुनाव जनता डायरेक्ट करती है, सीधा जनता करती है। लेकिन इन 25 में से किसी भी एक का चुनाव जो आपके सदस्य हैं ये मत डाल के करते हैं। तो पंचायत समिति का प्रधान डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्टली जनता से जुड़ा हुआ है। अगली बात, निम्नलिखित में से किस जनसंख्या समूह में नगर परिषद होगी? कह क्या रहे कि नगर परिषद कहां होगी? 20,000 से अधिक किंतु 1 लाख से कम, 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम, 5 लाख या इससे अधिक उपरोक्त में से कोई नहीं। नगर परिषद ये नगरीय स्वशासन की दूसरी इकाई है। दूसरी कौन सी? दूसरी। अगर नीचे से चलते हैं तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ऊपर से चलते हैं तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। यानी ये है नगर पालिका, ये है नगर परिषद और मित्रों ये है नगर निगम। नगर पालिका वाला जो होता है इसको कहते हैं अध्यक्ष, नगर परिषद वाले को कहते हैं सभापति और नगर निगम वाले को कहते हैं महापौर या मेयर। और यह प्रश्न सीधा पेपर में छपा था कि महापौर या मेयर ये किसमें होगा? तो मित्रों गौर कर लेना, महापौर या मेयर नगर निगम में, जबकि नगर परिषद में कितने से कितने? 1 लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम। अगला प्रश्न, नगर निगम का मुखिया कहलाता, आ गया ना वही गुलगुले टाइप प्रश्न, फटाफट से बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। और याद रखना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहला विकल्प है पार्षद, दूसरा है सभापति, तीसरा है महापौर या मेयर और चौथा है कोई नहीं। यानी नगर निगम का मुखिया कौन है? याद रखेंगे मित्रों, नगर निगम का मुखिया महापौर या मेयर को कहा जाता है। जबकि सभापति किसका होगा? तो याद रखेंगे सभापति नगर परिषद का। पार्षद है ये तो इनका सदस्य होता है, मुखिया नहीं होता है। अगली बात है नगर निगम का मुखिया, ये तो वही प्रश्न आ गया क्या, रिपीट होके? कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल होता है। पहला विकल्प है 2 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल होता है, कितना होता है बताइएगा? तो स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब, इसका सटीक जवाब क्या होने वाला है? गौर करेंगे, इसका सही जवाब, इसका सटीक जवाब होगा 5 वर्ष। स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। अब यहां एक बात जो मजे की वो बता देता हूं मैं, वो क्या है। मान लेते हैं 2014 में कोई सरपंच बना, कब तक रहेगा? 2019 तक रहेगा। और अब 2017 में अगर उपचुनाव हैं, कब? 2017 में। अगला 5 वर्ष रहेगा या फिर शेष कार्यकाल के लिए? तो मित्रों गौर करना, यह शेष कार्यकाल के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती, कोई पद छोड़ देता है, किसी भी वजह से पद रिक्त हो जाता है, तो उपचुनाव में चुना हुआ व्यक्ति ये 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, ये शेष कार्यकाल के लिए होगा। बाकी अपन राष्ट्रपति वगैरह देखते हैं, वहां क्या होता है? वहां निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, वर्तमान में हमारे देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने? पहला विकल्प है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा है 28 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा है 29 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश और चौथा है 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। इसका सही जवाब होगा 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कि जिला कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? जिला कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट का
प्रमुख कार्य क्या होता है? शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक सुविधा प्रदान करना, जनता व सरकार के बीच कड़ी का काम करना, राजस्व भूमि लेखा संधारण करना। ये मजिस्ट्रेट के रूप में अगर बात करेंगे तो शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी जिला कलेक्ट्रेट में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अगर काम पूछा जाए तो आप कहेंगे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये किसका काम होगा? जिला मजिस्ट्रेट का काम होगा। उसके बाद में आ रहा है आगे कि वैसे तो उपरोक्त सभी आएगा इसका ऑप्शन, सारे काम होते हैं। हाँ, सारे काम होते हैं भाई साहब, है ना, ये थोड़ा कट गया, सारे ही काम होते हैं, सॉरी, सारे काम होते हैं, ठीक है। शांति, कानून, नागरिक सुविधा, जनता, सारे ही होते हैं ना। अगला प्रश्न आपके सामने, विधिक से तात्पर्य है, विधिक से तात्पर्य है कानून संबंधी, भू राजस्व संबंधी, नागरिक संबंधी या स्थानीय स्वशासन संबंधी। विधिक का मतलब क्या है? तो मित्रों गौर करेंगे, विधिक का मतलब कानूनी संबंधी। चलें आगे चलते हैं। हां, शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन आ रहा है जिला कलेक्टर, दूसरा पुलिस अधीक्षक, तीसरा जनसंपर्क अधिकारी और चौथा कोषाधिकारी। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर। कौन होता है? जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। अगली बात, जिला कलेक्टर किस रूप में कार्य नहीं करता है? नहीं करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला रसद अधिकारी, वृत्त निरीक्षक किस रूप में कार्य नहीं करता है? तो याद रखेंगे, जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। चुनाव होता है तो जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर ही होता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी, जिला रसद अधिकारी के रूप में भी, लेकिन वृत्त निरीक्षक जिसे अपन सीआई कहते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर कहते हैं, इसके रूप में जिला कलेक्टर कार्य नहीं करता। अगला, राजस्व एवं भूमि लेखों का संधारण एवं राजस्व लेने में निचली कड़ी पर कौन होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है नायब तहसीलदार, दूसरा गिरदावर, तीसरा तहसीलदार, चौथा पटवारी। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब, राजस्व लेने में सबसे निचली कड़ी पे होता है पटवारी। कौन होता है भाई साहब? पटवारी। चलें आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही पदानुक्रम कौन सा है? यानी ये जो पुलिस लाइन है इसमें सबसे पहले ऊपर लिख रहा है डीपी, एएसपी, डीएसपी, सीआई, एसआई, फिर एसपी, एएसपी, डीएसपी, एसआई, सीआई, एसपी, एएसपी, डीएसपी, सीआई, एसआई। कोई नहीं। सही कौन सा है? इसका सही जवाब आप में से देखता हूं कौन दे देता है। आया ना पसीना? है वो गानो तो अलग चाले, नाच नाच रे आयु रे पसीनो, वो को नहीं हो और पड़ रे पसीनो आनो पड़ोगे थारे। समझ आएगी बात ना? क्यों? सही है ना? पड़ रे पसीनो आओगे जना पार पड़ेगी। बोलो सर्दी में गुरुजी पसीनो थोड़ी आवे, आज या पढ़िया तो आवे मोटियार, नहीं तो क्या आवे। गौर करेंगे, एसपी का मतलब क्या होता है? सुप्रीडेंटेंट ऑफ पुलिस, यही होता है क्या? एएसपी क्या हो गया? एएसपी इसका असिस्टेंट हो जाएगा, है एडिशनल होगा। उसके बाद डीएसपी क्या होगा बताते चले? डिविजनल हो जाएगा क्या? डिप्टी हो जाएगा, डिप्टी हो जाएगा। सीआई क्या हो जाएगा? सर्किल वाला इंस्पेक्टर हो जाएगा। एसआई क्या हो जाएगा? सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। फिर हेड कांस्टेबल आ जाता है और उसके बाद में कांस्टेबल। अगला है विवाह, किराया, संपत्ति संबंधित विवादों को किस श्रेणी में रखा जाता? विवाह से संबंधित मान लेते हैं कोई विवाद आ जाए, संपत्ति से संबंधित आ जाए, किराए से संबंधित आ जाए, ऐसे विवादों को मित्रों क्या कहा जाता है? इन विवादों को दीवानी विवाद कहते हैं, राजस्व विवाद कहते हैं, फौजदारी विवाद कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इन विवादों को कहा जाता है दीवानी विवाद। फौजदारी कौन से होते हैं? ये हत्या वाले हैं, मारपीट है, चोरी है, शांति भंग है, डकैती है, ये कैसे होते हैं? ये फौजदारी होते हैं। राजस्व भूमि संबंधित विवाद है, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद होते हैं।
अगला प्रश्न है एफआईआर का विस्तारित रूप है। अपन लोग कहते हैं ना फलाने के खिलाफ एफआईआर करवानी चाहिए। एफआईआर होता क्या है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक व दो दोनों, कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा एक व दो दोनों। हिंदी में देखा जाए तो प्रथम सूचना प्रतिवेदन और इंग्लिश में देखा जाए तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न फिर आपके सामने स्क्रीन पे है। न्यायालय से बाहर विवादों को आपसी समझाइश के द्वारा हल करवाया जाता है। राजस्व न्यायालय में, फौजदारी न्यायालय में, दीवानी न्यायालय में या लोक अदालत में। प्रत्येक जिले में एक स्थायी लोक अदालत होती है और ये निपटारा करवा देते हैं आपसी सहयोग से ही, यानी लोगों का धन बचे, पैसा बचे, राजीनामा करवा देते हैं। तो ये कौन सी अदालतें होती हैं? लोक अदालत। अगला प्रश्न है हत्या का मामला, मारपीट, चोरी, शांति भंग का मामला अभी बताया फौजदारी विभाग में आता है। अब जो कुछ निर्वाचन से संबंधित प्रश्न थे तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। पुरानी किताबों में पाठ नहीं है, जो किताबें आई थी बाद में नई पिछली साल 2019-20 वाले उनमें था, और अपने सिलेबस में भी ये टॉपिक जोड़ा हुआ है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया है भाई साहब, ताजा ताजा ही। 20 जनवरी को, 19 जनवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी। इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी। क्यों गुरुजी? क्योंकि भारत का निर्वाचन जो आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही की गई थी। अगला है मतदान के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। कितने वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है? 22 वर्ष का, 21 वर्ष का, 18 वर्ष का, 25 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो मतदान के लिए गौर करेंगे, न्यूनतम जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। अगला प्रश्न फिर, बीएलओ का पूरा नाम होता है। आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, कटवाते हैं, जो भी प्रक्रिया रहती है वो काम कौन करता है? वो काम बीएलओ करता है। अब बीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बीएलओ होता है भू अभिलेख ऑफिसर होता है, या बूथ लैंड ऑफिसर होता है, या बूथ लेवल ऑफिसर होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो मित्रों गौर करेंगे, बीएलओ होता है बूथ लेवल ऑफिसर। अगली बात, मतदान करवाने के लिए मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? जब मतदान करवाने के लिए मतदान अधिकारी जाते हैं, जैसे अभी मैं बता रहा था आपको, कल मतदान में ड्यूटी है मेरी भी, मैं भी जाऊंगा, पुलिस फोर्स की भी ड्यूटी होती है। तो मतदान करवाने के लिए मतदान अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, एसडीएम करता है, या जिला निर्वाचन अधिकारी? तो याद रखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी, जिन्हें अपन जिला कलेक्टर कहते हैं, इनके द्वारा मित्रों क्या किया जाता है? इनके द्वारा मतदान करवाने के लिए जो मतदान अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। अगली बात, मतदाता के बाएं हाथ की कौन सी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाती? आप लोग जब भी जाते हैं तब आपके स्याही लगाई जाती है। ये मान लेते हैं आपका ये हाथ है, ओ मान लो थारो हाथ है, मान लो कमजोर तो कौन है। अब इसकी कौन सी अंगुली पे स्याही लगाई जाएगी? तो साथियों गौर करना, इस अंगुली पे स्याही लगाई जाती है, और इस अंगुली को क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। अमिट स्याही जो मिटती नहीं है, हालांकि मिटा तो लेते हैं कई लोग, लेकिन ये मिटती नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे मतदाता के बाएं हाथ की कौन सी अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाती है? तर्जनी अंगुली पर लगाई जाती है। अब एक काम और बता देता हूं, आप जब भी वोट डालने जाते हैं तब आपको, जैसे ही आप इस गेट में एंटर करते हैं, यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है, उसके बाद यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है, फिर यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है, और फिर यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है। गेट में एंट्री की, यह होता है प्रथम मतदान अधिकारी, जिसे कहते हैं पीओ फर्स्ट। उसके बाद ये होता है द्वितीय मतदान अधिकारी, जिसको कहते हैं पीओ सेकंड। ये होता है तृतीय मतदान अधिकारी, जिसको कहते हैं पीओ 3, और ये होता है इन सब का मालिक बोले तो जिसे कहते हैं पीआरओ। अब सबसे पहले आप जाएंगे तो मतदाता की पहचान करने का काम ये पीओ फर्स्ट का होता है।
वो नाम बोलता है राकेश कुमार धूड़ाराम। अब यहां एजेंट जो बैठे रहते हैं उस गांव के, वो कहते हैं जी सर इसका काम इतना ही, मतदाता की पहचान करेगा और जो मतदाता सूची उसके पास है उसमें से उस नाम को काट देगा कि फलाने का वोट पड़ गया। जैसे ही यहां आएगा, अब द्वितीय मतदान अधिकारी क्या करेगा, सबसे पहला काम उसका यही होता है कि वो क्या करे, वो उसके तर्जनी अंगुली पे स्याही लगाए, बाकी काम बाद में करेगा। जैसे ही वो स्याही लगाएगा उसके बाद वो उसकी आइडेंटिटी देखेगा, उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में करेगा, उसके हस्ताक्षर यहां करवाएगा और फिर आगे देगा एक पर्ची, और वो पर्ची लेके इसके पास पहुंचेगा। और तीसरा जो मतदान अधिकारी है, ये पर्ची तो अपने पास रख लेगा, और पर्ची रखने के बाद में ये यहां इसके पास एक मशीन होती है जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वहां से बैलेट जारी करेगा, और ये व्यक्ति यहां जाके इस बैलेट यूनिट में अपना मत डालेगा और इस गेट से बाहर निकल जाएगा। तो कौन सी अंगुली पे स्याही लगाई जाती है? तर्जनी अंगुली पे। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। अगली बात आ रही है, ईवीएम मशीन में नोटा से क्या तात्पर्य? जब भी आप वोट डालने जाते हैं तब आप देखते हैं इस प्रकार, यहां 1 नंबर का नाम आता है, यहां 2 नंबर का, यहां 3 का, यहां 4 का, और 5वें नंबर पे मान लीजिएगा यहां आता है नोटा। 1 नंबर का नाम है, उसका निशान है, 2 नंबर का नाम है निशान, 3 का नाम निशान, 4 का नाम निशान, 5 नंबर पे नोटा। नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द एब्सेंस, नॉट एब्सोल्युटली और नोटा अबाउट। इसका सही जवाब होगा नन ऑफ द अबोव। इनमें से कोई नहीं, सारे बेकार हैं। ये चोर था, ये डकैत था, ये लुटेरा था, ये माफिया था। मेरे मन में शहर में किसी को वोट नहीं डालूंगा, मैं तो इनमें से किसी को वोट तो डालूंगा लेकिन नोटा को डालूंगा। नोटा किस चीज की पुष्टि करता है? नोटा मतदाताओं के असंतोष की पुष्टि करता है कि यहां मतदाता है ये किसी से भी संतुष्ट नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो ईवीएम मशीन में नोटा का मतलब नन ऑफ द अबोव। अगली बात, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोट मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, कोई नहीं। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न आपके सामने, वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? गुरुजी वीवीपैट क्या होता है हमने तो नहीं देखा, मैं बताता हूं क्या होता है। सरपंच के चुनाव में नहीं देखा आपने, नगर पालिका में भी नहीं देखेंगे आप, लेकिन जब विधायकों के चुनाव हुए थे, जब सांसदों के चुनाव हुए थे, जैसे ही आप यहां वोट डालने गए थे, इस कंपार्टमेंट में आप वोट डालने घुसे, तो एक तो यहां पे बैलेट यूनिट पड़ी थी जहां आपने वोट दिया, और उसके साथ एक बड़ी सारी मशीन पड़ी थी। जैसे ही आपने वोट डाला, जैसे आपने राजा राम को वोट डाला, और राजा राम है इसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। अब जैसे आपने वोट डाला, इस मशीन में एक स्क्रीन थी इतनी, उस स्क्रीन पे आपको राजा राम नाम लिखा हुआ मिलेगा और उसकी घड़ी का चुनाव चिन्ह दिखेगा, और एक पर्ची है वो यहां आपको 7 सेकंड तक दिखाई देगी और उसके बाद इस बॉक्स में गिर जाएगी। इस मशीन का नाम था वीवीपैट। मतदान में पारदर्शिता लाने के लिए सिस्टम लागू किया गया, जिस मशीन का नाम वीवीपैट था, और उस मशीन की फुल फॉर्म है क्या? वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यानी पेपर दिखाएगा किसके लिए? वोटर को वेरीफाई करने के लिए। ऐसा प्रयोग अपने भारतीय निर्वाचन आयोग ने किया और प्रयोग काफी हद तक सफल रहा। कई बार होता है मैंने यहां वोट डाल दिया, मैं कहता हूं मैंने वोट डाला था ए को, वोट तो ए को नहीं बी को जा रहा नहीं, भाई साहब यहां पर्ची दिखेगा। और बात करें कि ये पर्चियां सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं, सील होती हैं पूरा। और जब कोई मशीन में गड़बड़ी हो जाए, मशीन बता रही है कि ए व्यक्ति को 12 वोट मिले हैं, और कोई व्यक्ति चला जाए, आपका दरवाजा खटखटा ले न्यायालय का, तो इस मशीन की डिब्बी को खोला जाएगा। इसमें से भाई मशीन में 12 वोट हैं तो पर्ची भी 12 होनी चाहिए उस व्यक्ति की। अगर 12 पर्ची, इसका मतलब मशीन बिल्कुल ओके है। और चुनाव होने से पहले हम लोग क्या करते हैं? मॉक पोल करवाते हैं, जिसमें एजेंट वगैरह जो होते हैं उनको ये सारी चीजें दिखाते हैं, भाई देख लो मशीन कैसे क्या काम कर रही है, सही है कि नहीं। उसके बाद में मशीन को पूरा सील कर दिया जाता है। अगला फिर है, मतदाता जिस मशीन पर बटन दबाकर अपना मत डालता है उसे क्या कहते हैं? यानी
यहां मतदाता है, ये जिस मशीन पे वोट डाल रहा है उसे बैलेट यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट, बैलेट को पर कोई नहीं, उसको कहा जाता है बैलेट यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होती है, जहां से वो इस मशीन को क्या करता है, एक्टिव करता है। यहां दबाएगा, ये मशीन एक्टिव हो जाएगी। जैसे आप वोट डालेंगे बीप की आवाज आएगी, फिर ये मशीन है, यहां दोबारा अगर दबाएगा तो इस मशीन में आप वोट डाल सकते हैं। ऐसे नहीं कई बावड़ा हो जाएगा, 1000 दबाओ 5-4 बार दबा दे वो 5 वोट गिरे, ऐसे वोट नहीं डलते हैं। ये कंट्रोलिंग सिस्टम यहां से होता है, ठीक है ना। तो आप जब भी जाएं देखें वोट डालने, अभी नगर निकायों के वोट हैं, यहां से जैसे भाई साहब ओके करेंगे, बैलेट जारी करेंगे, उसके बाद इस मशीन में आप वोट डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते। अगला है मतदाता की, एक मिनट, मतदाता की पहचान करने का कार्य किसका होता है? एपीयू फर्स्ट का, एपीयू सेकंड का, एपीयू थर्ड का, पीयू का। तो अभी मैंने बताया ये होता है एपीयू फर्स्ट का। मतदाता की पहचान करने का काम किसका होता है? एपीयू फर्स्ट का होता है। ये थी मित्रों आज की क्लास, आज का टेस्ट। कैसा लगा आपको टेस्ट? अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक अपनी जानकारी, निःशुल्क मुहिम पहुंचनी चाहिए, निःशुल्क ज्ञान गंगा पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नई क्लास में, नई जॉस, नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।